सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर किरण प्रकाशिकी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिज्म पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्रिज्म होता क्या है और प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप हमारे वीडियो को जरूर अंत तक देखिए ताकि आपको प्रिज्म से संबंधित जितने भी समस्याएं हो वो दूर हो सके। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिज्म, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रिज्म होता क्या है। सबसे पहले आपको यही मालूम होना चाहिए कि प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म कहते किसे हैं। तो प्रिज्म जो होता है वो एक त्रिभुज के आकार की आकृति होती है। इस प्रकार से ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज के आकार की एक आकृति होती है जिसमें 3 समतल पृष्ठ और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। 3 समतल पृष्ठ आपका, इसको अगर हम नाम दें ए बी सी, तो ए बी सी एक प्रिज्म है जिसमें ए और बी, ये जो ए बी सतह है ये पहला समतल पृष्ठ, ए सी दूसरा और बी सी तीसरा, ये तीनों क्या होते हैं, आपके समतल पृष्ठ होते हैं। जबकि अगर इसको देखें, ये जो त्रिभुज के आकार का जो कि आपको सामने से दिखाई दे रहा है, ये एक पृष्ठ हो गया। और इसी प्रकार का एक पृष्ठ इसके पीछे जो कि 3D में अगर हम प्रिज्म को बनाए तो 3D में इस बोर्ड पे हम लोग बना नहीं सकते हैं, लेकिन पीछे की तरफ इसी प्रकार से एक और पृष्ठ होता है। तो 2 इसमें क्या होते हैं, आपके त्रिभुज के आकार के पृष्ठ होते हैं और 3 जो होते हैं वो आयताकार पृष्ठ होते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो आप इसमें लिखेंगे प्रिज्म 3 समतल पृष्ठों और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरी हुई आकृति होती है जो एक दूसरे से किसी एंगल पर जुड़े होते हैं, प्रिज्म कहलाता है। तो प्रिज्म की परिभाषा ये हो गई कि प्रिज्म 3 समतल पृष्ठों और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरा समांग माध्यम होता है। समांग माध्यम होता है। प्रिज्म क्या होता है, 3 समतल पृष्ठ और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरा समांग माध्यम जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म से संबंधित इसमें आपको कुछ और भी परिभाषाएं मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें प्रिज्म कोण की, ये भी एक नंबर में अलग से पूछा जाता है कि प्रिज्म कोण है क्या, प्रिज्म एंगल। तो अगर हम प्रिज्म कोण की बात करें तो प्रिज्म कोण वह कोण होता है जिसमें इस प्रिज्म के 2 पृष्ठ, कोई भी 2 पृष्ठ ले लें इसमें हम, जैसे ए बी ए सी, ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे से जिस एंगल पर जुड़े हुए हैं, यहां पर देखिए तो ये वाला एंगल, यही क्या है आपका प्रिज्म कोण है। कोई भी 2 पृष्ठ ले लीजिए, अगर हम ये ए बी और बी सी पृष्ठ लेते हैं तो ये वाला एंगल, ये आपका प्रिज्म कोण होगा। अगर हम ए सी और बी सी लेते हैं तो ये वाला प्रिज्म कोण होगा। यानी किसी भी जो प्रिज्म होता है उसके किसी भी 2 पृष्ठ जिस एंगल पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसी को हम प्रिज्म कोण कहते हैं और इसे हम लोग कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म आपका कांच का बना होता है। कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि प्रिज्म किस पदार्थ का बना होता है, तो यह जनरली कांच का ही बनाया जाता है। और ये जो प्रिज्म के कोण होते हैं ये अधिकांशतः प्रिज्म में आपके 60 अंश के ही होते हैं। प्रिज्म के जो एंगल होते हैं वो मैक्सिमम जो प्रिज्म होते हैं उसमें 60 अंश के होते हैं। कुछ प्रिज्म ऐसे होते हैं जिसमें 45 डिग्री के और 90 डिग्री का भी कोई कोण होता है, लेकिन मैक्सिमम की बात करेंगे तो आपका 60 डिग्री का ही प्रिज्म कोण होता है। तो आई होप आपको यहाँ से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आइए हम लोग समझते हैं कि प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन का सूत्र कैसे निगमित किया जाता है। देखिए, अगर हम इसमें देखें तो ये जो हमारा प्रिज्म है ए बी सी, ये एक प्रकार का प्रिज्म है। इसके मान लेते हैं इसकी सतह जो ए बी है इस पर एक कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है। इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये एक प्रकाश की किरण है, इसको नाम दे देते हैं P और ये हो गया Q। मान लेते हैं ये जो हमारा एक प्रिज्म है इसके किसी एक पृष्ठ ए बी पर कोई प्रकाश की किरण P Q पर आपतित होती है। अब यहां पर जब ये आपतित होगा तो यहां पर ये बाहर का जो माध्यम है ये क्या है, हवा है। प्रिज्म हमारा क्या है, अंदर है। तो इसका अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं n1 या n2 मान लेते हैं। हवा का अपवर्तनांक हम लोग मान लेते हैं n1। इधर फिर से निकलेगा तो फिर से यहां से अब इसका जो अपवर्तनांक हवा का होगा वो क्या होगा, n2 होगा, n1 होगा। आप कीजिएगा ये n1 होगा।
अब यहाँ से जब ये प्रकाश की किरण इस AB पर आपतित होगा तो इसका क्या होगा, एक बार अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश जैसे ही अपना माध्यम परिवर्तित करती है तो वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हवा है, ये प्रिज्म मैंने बताया कि सामान्यतः कांच का बना होता है, तो माध्यम यहाँ पर चेंज होगा और जब यहाँ पर ये इसमें प्रवेश करेगा तो इसका अपवर्तन होगा और ये अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुकेगा। यानी आपको इस AB पर एक अभिलंब की भी जरूरत है और वो अभिलंब आपको मिलेगा कहां से, अगर हम इस AB पर एक क्या करें, ऐसी कोई रेखा खींच दे। ये पृष्ठ हमारा ऐसा है, अगर हम ऐसा कोई एक रेखा खींच दे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए तो ये इस बिंदु Q पर क्या होगा, अभिलंब की तरह कार्य करेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे खींचते हैं और इसको इधर भी ऐसे बढ़ा देते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है दिख रही है, ये मान लेते हैं क्या है, इस बिंदु AB पर एक अभिलंब है। अब ये अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, इस किरण को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगा, ये अभिलंब की ओर, यानी ये किरण ऐसे अंदर की ओर झुकेगी और यहां से इस प्रकार से ये अपवर्तित होकर आएगी और Q से किसी बिंदु R पर पहुंचती है, जो कि इसी प्रिज्म का क्या है, दूसरा पृष्ठ है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से फिर से इस प्रकाश की किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा, क्योंकि ये माध्यम कैसा सघन है, कांच का बना होता है, बाहर हवा है, तो फिर से क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा और इस स्थिति में प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है तो फिर प्रकाश क्या होगी, अभिलंब से दूर की ओर हटेगी। यानी इस पृष्ठ पर भी आपको अभिलंब की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, इस पर भी एक ऐसी रेखा में एक क्या करते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया अभिलंब। अब यहां से ये प्रकाश की किरण, इसको तो जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा और कुल मिलाकर ये नीचे की तरफ घूम जाएगा। अभिलंब क्यों नहीं जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगा, तो ये कुल मिलाकर इस प्रकार से यहाँ पर घूमेगा और ये आगे की तरफ निकल जाएगा। तो आई होप आपको किरण आरेख समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये जो किरण हमने खींचा है, इसका क्या है, अलग अलग नाम होता है। ये जो हमारा PQ किरण है, ये है हमारा आपतित किरण, और Q से R की बात करेंगे तो ये है अपवर्तित किरण। ये जो QR है ये क्या है, अपवर्तित किरण है और यहां से R से इसको नाम दे देते हैं यस। तो RS जो है ये है निर्गत किरण। ये है निर्गत किरण। ये हो गया हमारा चित्र। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको चित्र समझ में आता है तो आप बेहतर तरीके से इसका डेरिवेशन समझ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कुछ आपको दिख रहे होंगे अलग अलग एंगल, कई सारी रेखाएं, तो ये कई सारी रेखाएं जब जहां जहां पर मिले वहां पर क्या होता है, अलग अलग एंगल बन रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो यह है हमारा आपतित किरण और यह है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण और उसको हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वाला कोण जो है वो क्या हो गया, आपका आपतन कोण हो गया। इसको नाम दे देते हैं कुछ यन और इसको नाम दे देते हैं हम लोग यम। तो ये जो एन और क्यू और पी क्यू एन ये हो गया आपका आपतन कोण। इसी प्रकार से यहाँ पर यह है आपका अपवर्तित किरण, ये क्यू आर, ये जो बीच वाली लाइन है आपकी अपवर्तित किरण है और ये वाली रेखा ये नियम जो है अभिलंब है। तो आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। और इसीलिए क्या हो जाएगा, इसको हम अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगा हमारा R1। R1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये भी अभिलंब है, ये हमारी क्या है अपवर्तित किरण है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपवर्तन कोण होगा, इसलिए इसको मान लेते हैं R2। यानी एक ही प्रकाश किरण के दो अपवर्तन कोण, एक आपका इस पृष्ठ पर है और आपका इस दूसरे पृष्ठ पर है। फिर यहां से ये प्रकाश की किरण इस Q से जाना इधर चाहिए था लेकिन उधर न जाकर के फिर से अपवर्तित होता है और ये किरण क्या होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। तो यहाँ पर अभिलंब और ये जो निर्गत किरण है जिसको हम कहते हैं निर्गत किरण, ये आर्यस जो है वो क्या है, निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है उसको हम निर्गत कोण कहते हैं और इसे हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इन चीजों को अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आपतित किरण जो होगा, आपतित किरण ये है आपका PQ आपतित किरण है। अपवर्तित किरण की बात करें इसमें तो अपवर्तित किरण होगा, अपवर्तित किरण Q से R ये होगा अपवर्तित किरण। और RS की बात करें तो ये हमारा निर्गत किरण, ये है हमारा RS, ये हो गया हमारा निर्गत किरण। कोण की बात करें तो MQP ये है आपतन कोण और MQR ये है हमारा पहला अपवर्तन कोण और MRQ ये हमारा दूसरा अपवर्तन कोण। और यहां से अगर इसको नाम दे देते हैं हम N डैश, तो N डैश M और N डैश R और S ये है हमारा निर्गत किरण। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अपवर्तन का सूत्र डिराइव करते हैं। तो अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर AQMR ये वाला AQ और यहाँ से M फिर ये आपको एक क्या है चतुर्भुज दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चतुर्भुज
चतुर्भुज ए क्यू एम आर से ए क्यू एम आर इस चतुर्भुज को देखें तो यहां पर आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ए क्यू एम आर चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों को जोड़ेंगे और उनका जो योग है वो हम 360 के बराबर करेंगे। यानी यहाँ से ए क्यू एम कोण ए क्यू एम प्लस कोण क्यू एम आर कोण क्यू एम आर प्लस कोण एम आर ए प्लस कोण आर ए क्यू ये बराबर होगा 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखें तो ए क्यू एम का मान जो है वो हमें पहले से मालूम है और वो है 90 डिग्री। ये वाला ये पूरा कोण जो है वो 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि ये जो ए बी पृष्ठ है इस पर यन एम जो है वो क्या है, अभिलंब है, और अभिलंब जो होता है वो पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर जो ए क्यू एम है ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री प्लस कोण क्यू एम आर ये हमें नहीं मालूम है प्लस एम आर ए ये भी देखेंगे तो ये भी है हमारा 90 डिग्री, क्योंकि ये एसी पृष्ठ पर ये जो एम एन डैश रेखा है ये क्या है, अभिलंब है। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण आर ए क्यू बराबर 360 डिग्री। अगर हम आर ए क्यू की बात करें तो आर ए क्यू ये कोण आप मान सकते हैं क्या है, प्रिज्म कोण है। इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण की मैंने परिभाषा शुरू में बताया था कि प्रिज्म के दो पृष्ठ जिस कोण पर एक दूसरे से मिलते हैं उसी कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। तो यहां से हम इसका डायरेक्ट मान ही रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए। यहां से 90 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा कोण क्यू एम आर प्लस ए प्लस 180 इक्वल टू 360। यहां से होगा कोण क्यू एम आर प्लस ए इक्वल टू, इसको उधर ले चलते हैं तो 360 माइनस 180। यहां से कोण क्यू एम आर प्लस ए इक्वल टू 180 और इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। या इसको अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं कोण क्यू एम आर बराबर 180 माइनस ए, फिर इसको समीकरण नंबर 1 बनाते हैं। 360 में से 180 घटाएंगे तो 180, इस ए को क्या करते हैं दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ से क्यू एम आर का जो मान हो जाएगा वो 180 माइनस ए हो जाएगा। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाकर यहीं पर छोड़ देंगे। इसके बाद फिर से हम इसी चित्र पर आएंगे और इसी चित्र में देखेंगे तो आपको एक त्रिभुज भी दिखाई देगा। कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज क्यू एम आर, ये जो नीचे वाला त्रिभुज है ये क्यू एम आर में देखें तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज क्यू एम आर से। अब आपने त्रिभुजों का भी एक गुण पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर हम इस और इन तीनों कोणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और इसका मान 180 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कोण आर क्यू एम, कोण आर क्यू एम प्लस क्यू एम आर, कोण क्यू एम आर प्लस कोण एम आर क्यू, कोण एम आर क्यू ये बराबर होगा 180 डिग्री। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, ये जो क्यू एम आर है इसका मान ज्ञात करना है। तो क्यू एम आर यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं इस त्रिभुज की सहायता से। कैसे, अगर यहाँ पर देखें तो आर क्यू एम इसको हमने माना क्या है, R1 माना है, तो यहां से हो जाएगा R1 प्लस कोण क्यू एम आर प्लस एम आर क्यू इसको हमने माना है R2, तो ये हो जाएगा स्मॉल R2 बराबर 180। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहां से हो जाएगा कोण क्यू एम आर बराबर R1 को भी उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस R1, यहाँ पर है 180 माइनस R1 और R2 को भी भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस R2। अगर दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा कोण क्यू एम आर बराबर 180 माइनस R1 प्लस R2। माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा और इसको समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में क्यू एम आर का मान रख देंगे। तो यहां पर लिखते हैं कि समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, अगर समीकरण नंबर 1 में हम क्या करें 2 का मान रखें तो यहां से जहां पर कोण क्यू एम आर है वहां पर हम क्या करेंगे, इस 180 माइनस R1 प्लस R2 को रख देंगे। तो यहां से हमें ये जो आपका प्रिज्म कोण है इसका मान मिल जाएगा। तो इसको अगर इस पे रखते हैं तो यहां से क्यू एम आर के स्थान पे ये पूरा टर्म हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180 माइनस ए, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम 180 को, ये जो 180 है ये है, इसको क्या करते हैं इधर ले आते हैं। इसको अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस ब्रैकेट में R1
प्लस R2 माइनस 180 इक्वल टू ए। यहाँ पर देखिए तो माइनस 180 ये क्या है, माइनस ये क्या है प्लस 180, तो ये दोनों क्या होंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा आपका माइनस का R1 प्लस R2 बराबर, यहाँ पर ये क्या है माइनस ए है तो ये हो जाएगा माइनस का ए, और ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस कर देगा, तो यहाँ से हमें ए बराबर मिल जाएगा R1 प्लस R2। एक सूत्र आपका ये बन गया, इसको समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। ये जो प्रिज्म कोण है वो प्रिज्म कोण का मान किसके बराबर होगा, अपवर्तन कोण के। ये जो ये प्रिज्म कोण है ये इन दोनों अपवर्तन कोणों के योग के बराबर होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलिए आगे की तरफ इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें एक और एंगल बनता हुआ नजर आएगा और जिसको हम कहते हैं विचलन कोण, और ये विचलन कोण भी काफी महत्वपूर्ण होता है। तो अगर यहाँ पर देखें विचलन कोण की बात करें तो विचलन कोण होता क्या, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण, ये है आपका PQ आपतित प्रकाश किरण है और RS जो है वो निर्गत प्रकाश किरण है। इन दोनों को अगर क्या करें हम PQ को आगे की तरफ बढ़ा दें और ये जो आपका RS है इसको पीछे की तरफ बढ़ा दें, तो इसको तो मैंने आगे की तरफ पहले से बढ़ा दिया, और इस RS को अगर हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दें तो ये दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, मान लेते हैं O पर एक दूसरे को काटते हैं, तो ये इन दोनों का जो कटान बिंदु होगा तो इनका ये जो बहिष्ठ कोण बन रहा है ये वाला कोण, इसको हम क्या कहते हैं डेल्टा कहते हैं, और इसी को कहते हैं विचलन कोण। यानी आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे पर जिस बिंदु पर मिलते हैं उसका जो बहिष्ठ कोण होता है उसी को कहते हैं हम विचलन कोण। तो ये हो गया विचलन कोण। अब हम क्या करते हैं इस प्रिज्म का विचलन कोण भी ज्ञात कर लेते हैं कि विचलन कोण का मान ज्ञात कैसे किया जाता है। तो अगर हम देखें तो यहां से हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है QOR, ये ऊपर वाला त्रिभुज, ये इसमें देखें तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज QOR में आप इस त्रिभुज की सहायता से ये जो विचलन कोण है इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यहां पर आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में गणित में बताया जाता है कि किसी भी त्रिभुज के जो अंतः अभिमुख कोण होते हैं उनका योग, अंतः अभिमुख कोणों का जो योग होता है वो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होता है। यहां से ये जो OQR होगा, कोण OQR प्लस ORQ, कोण ORQ, ये होगा किसके बराबर, डेल्टा के। ये क्या है, त्रिभुज का नियम है कि त्रिभुज के किन्हीं दो अंतः अभिमुख कोण जो होता है उसका योग जो होता है वो किसी त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम OQR के मान की बात करें तो OQR का मान हम ज्ञात कैसे करते हैं, आइए इसको पहले समझ लेते हैं। तो OQR ये पूरा हम जानते हैं ये क्या है, स्मॉल आई है जिसको आपतन कोण कहते हैं। तो ये वाला भी पूरा कोण आपका स्मॉल आई होगा। कैसे होगा, इसको अगर हम बाहर निकालें तो ये एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे है, ये अगर आई है तो ये भी क्या होगा आई होगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये पूरा क्या है आई है। लेकिन यहां पर ये आधा जो कोण है इतना, इधर वाला ये वाला जो कोण है इसका मान R1 है, तो इधर वाले का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, अगर ये पूरा आई है तो आई में से अगर हम इस वाले कोण को घटा दें तो ये वाला कोण मिल जाएगा, यानी यहां से ये जो मान होगा वो होगा I माइनस R1। आई होप समझ में आया होगा कि ये पूरा कोण आई है और ये आधा R1 है, तो अगर हम पूरे में से इस आधे को घटा दें तो इधर वाला आधा जो भी है वो क्या होगा हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इधर वाला देखेंगे तो ये पूरा कोण E है और ये इधर का आधा जो है R2 है, तो ये पूरा कोण, अगर ये पूरा कोण E है तो ये पूरा कोण भी क्या होगा E ही होगा। लेकिन इधर का हमें मालूम है कि ये इधर का आधा जो है R2 है, तो ये जो बचा वाला कोण होगा ये होगा हमारा E माइनस R2। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो कोण OQR है, OQR ये है हमारा I माइनस R1 और प्लस ORQ इसको देखेंगे तो ये है हमारा I, ये है E माइनस R2 और ये बराबर होगा डेल्टा के। अब इसको हम अगर क्रम से करें तो ये हो जाएगा I प्लस E और माइनस R1 माइनस R2 बराबर डेल्टा, या इसको अगर हम I प्लस E इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर डेल्टा। डेल्टा है क्या, डेल्टा है हमारा विचलन कोण, कि कोण जो है आपतित होती है प्रिज्म पर तो विचलित कितनी ज्यादा होती है, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर आप देखिए तो समीकरण मैंने 3 में R1 और R2 का मान निकाला है, क्या है A है, तो आप यहां पर लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, तो समीकरण नंबर 3 से हो जाएगा I प्लस E और माइनस R1 प्लस R2 का मान है कैपिटल A, तो यहां से हो जाएगा कैपिटल A बराबर डेल्टा, और ये हो जाएगा आपका किसी भी प्रिज्म के द्वारा विचलन कोण का मान ज्ञात करने का नियम। यानी अगर किसी भी प्रिज्म में आपको प्रिज्म कोण, आपतन कोण और निर्गत कोण का मान मालूम हो तो आप उसकी सहायता से उस प्रिज्म के जो विचलन कोण होता है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं।
इसको आगे कंटिन्यू करें तो यहां से हमें इस समीकरण नंबर 4 से यह बात पता चलती है कि ये जो डेल्टा है, डेल्टा मीन्स विचलन कोण जो है वो किसी भी प्रिज्म के आपतन कोण पर निर्भर करता है। यानी प्रिज्म कोण क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कुल मिलाकर वो आपतन कोण पर निर्भर करेगा क्या, विचलन कोण। तो इस समीकरण नंबर 4 से हमें ये बात पता चलती है कि आपतन कोण, ये जो विचलन कोण होता है, विचलन कोण डेल्टा, वो आपतन कोण स्मॉल आई पर निर्भर करता है। अर्थात आई का मान अगर ज्यादा करेंगे तो विचलन कोण ज्यादा होगा, आई का मान कम करेंगे तो विचलन कोण कम होगा। अगर हम क्या करें, आई और विचलन कोण के मध्य में क्या करें, एक ग्राफ खींचें, तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये ऊपर वाला मान लेते हैं विचलन कोण, जो कि वाई अक्ष है, और ये जो एक्स अक्ष है इसको मान लेते हैं हम लोग आपतन कोण। आपतन कोण को स्मॉल आई से और विचलन कोण को डेल्टा से, तो इनके बीच का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और इस प्रकार के ग्राफ का मतलब ये होता है कि ये जो न्यूनतम पॉइंट है, ये यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो विचलन कोण है वो क्या है, सबसे कम है। और विचलन कोण को सबसे कम होने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि आई कोण का आई जो होना चाहिए वो ई के बराबर होना चाहिए, आई जो होना चाहिए वो ई के बराबर होना चाहिए। ई मतलब निर्गत कोण, यानी आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में अगर बराबर है तो उसी स्थिति में जो विचलन कोण होगा वो न्यूनतम होगा। और दूसरी शर्त जो होती है, अगर आई का मान ई के बराबर है तो R1 जो होगा वो भी क्या होगा, R2 के बराबर होगा। यानी पहली शर्त है कि आई का मान बराबर होना चाहिए ई के, और दूसरी शर्त है कि R1 का मान बराबर होना चाहिए किसके, R2 के। ये वैज्ञानिकों ने पहले ही एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव कर लिया है कि आई का मान जब ई के बराबर होता है तो उस स्थिति में विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, विचलन प्रकाश की किरण का न्यूनतम होता है। और अगर R1 का मान भी R2 के बराबर है तो भी उस स्थिति में विचलन का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से हमें इस समीकरण के द्वारा ये बात पता चल गई कि आई का मान जो है वो डेल्टा का जो मान है, यानी विचलन कोण का जो मान है वो आई पर निर्भर करता है। और इस चित्र के द्वारा हमने ये चीज को समझ लिया, इस चीज को समझ लिया कि आई और ई जब बराबर होते हैं तो उस स्थिति में विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। और उसी स्थिति में प्रैक्टिकल के द्वारा यह भी सिद्ध किया जा चुका है कि R1 जो होता है वो भी R2 के बराबर होता है, यानी अपवर्तन का जो पहला कोण होता है वो क्या होता है, दूसरे के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ से पहला शर्त लगाएं, यहाँ पर लिखें, जो चूंकि हम जानते हैं कि आई जो है वो बराबर है किसके, ई के, तो हम आई को ई लिख सकते हैं और ई को आई लिख सकते हैं। तो अगर आई ई के बराबर है तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर किसमें, 4 से। तो समीकरण नंबर 4 से हमें एक सूत्र प्राप्त होगा, अगर आई ई के बराबर है तो हम आई को ई और ई को आई भी लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा आई प्लस आई और माइनस ए बराबर डेल्टा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i बराबर, और इस स्थिति में क्या होगा, ये क्या होगा, अगर आई और ई और आई अगर आपस में बराबर है तो इस स्थिति में जो विचलन होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे, डेल्टा मिनिमम। तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम, और ये इधर आएगा प्लस, तो यहां से आई का मान हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2, और इसको समीकरण नंबर हम लोग 5 बना देते हैं। तो ये पहली शर्त है इस ग्राफ के द्वारा न्यूनतम विचलन का मान ज्ञात करने के लिए। अगर दूसरी शर्त लगाएं तो दूसरा शर्त है कि जो R1 है वो भी क्या है, R2 के बराबर। अगर R1 R2 के बराबर है तो इनको हम मान लेते हैं कि ये दोनों किसके बराबर हैं, R हैं। तो अगर R1 R2 के बराबर है तो समीकरण नंबर 3 देखिए, तो A बराबर क्या है, R1 प्लस R2। तो यहां से लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से ये हो जाएगा A इक्वल टू R प्लस R। तो A बराबर हो जाएगा 2R। यहां से अगर R का मान निकालें तो ये इधर आएगा और ये हो जाएगा A बाई 2। इसको समीकरण नंबर 6 बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा I और स्मॉल r का मान। स्मॉल r है क्या, तो ये है अपवर्तन कोण, स्मॉल I क्या है, तो ये है आपतन कोण। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आप यहां से क्या करेंगे, अब हम स्नेल का नियम लगाते हैं। तो अगर हम स्नेल का नियम लगाएंगे तो स्नेल का नियम होता है कि आपतित किरण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बटे साइन आर, स्नेल के नियमानुसार होता है साइन आई बटे साइन
r का मान होता है एक नियतांक, और ये नियतांक है n2 1, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। यहां से हम इसको लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन r बराबर n2 बटे n1। क्यों? क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा होगा कि n21 बराबर होता है n2 बटे n1। तो इस सूत्र की सहायता से हम n21 को लिख सकते हैं n2 बटे n1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो i और स्मॉल r है इसका मान रख देते हैं, तो यहां से हमें मान मिलेगा। ये साइन i का मान हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 5 से, और r का मान समीकरण नंबर 6। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 5 और 6 से। तो यहां से हो जाएगा समीकरण नंबर 5 और 6 से साइन i के स्थान पे क्या होगा, डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 और अपान साइन, और r का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन a बाई 2 बराबर n2 अपान n1। ये होगा। इसको और आगे बढ़ाएं तो इसको हम लिख सकते हैं साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2 बराबर n2 अपान n1। ये n1 है क्या, हवा का अपवर्तनांक मैंने शुरू में ही माना था। n2 क्या है, कांच, ये जो प्रिज्म है इसका अपवर्तनांक है। यदि यहां पर हम मान लें यदि n1 बराबर 1, क्योंकि हवा का अपवर्तनांक सामान्यतः 1 होता है, और जो ये थीटा है इसको मान लेते हैं क्या है, सूक्ष्मतम है। अगर थीटा सूक्ष्मतम होता तो साइन थीटा को थीटा और कॉस थीटा को थीटा, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको हम थीटा को साइन थीटा, थीटा को साइन थीटा और साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां से त्रिकोणमिति का नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई 2 अपान कैपिटल A बाई 2 इक्वल टू n2। n1 का मान हमने लिख दिया 1, क्योंकि ये हवा का जो अपवर्तनांक होता है वो सामान्यतः 1 होता है। तो यहां से देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा डेल्टा मिनिमम प्लस a बाई कैपिटल A बराबर n2, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा मिनिमम अपान a प्लस 1 इक्वल टू n2। तो एक सूत्र आपका यहां से ये भी बन जाएगा, या इसको एक सूत्र तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और अगर इसी को हम एक दूसरी टाइप से लिखना चाहें तो a का इधर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम और प्लस a बराबर n2a। तो एक सूत्र आपका ये भी बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस सूत्र को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये सूत्र आपके काम आएगा। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 6, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 7। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर हम यहां से डेल्टा मिनिमम का मान ज्ञात करें तो इसी चीज को एक तरह से और भी लिख सकते हैं। अगर हम डेल्टा मिनिमम ये n जो a है उसको उधर भेज दें, तो इस चीज को उधर भेज दें यहां से, तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम, ये डेल्टा है, डेल्टा मिनिमम प्लस a बराबर हो जाएगा n2a। इसका उड़ा इधर होगा n2a, a को भी उधर भेज दें तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम और बराबर a भी उधर जाएगा तो n2a माइनस a, तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम बराबर, यहां से a कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n2 माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका न्यूनतम विचलन के लिए सूत्र। और प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन का मान अगर ज्ञात करना हो, अगर आपको मालूम है अपवर्तनांक प्रिज्म का कितना है विचलन, और ये जो क्या है ये प्रिज्म कोण है ये मालूम है, तो आप उस प्रिज्म का विचलन कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।